चलिए आज एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरते हैं जो सच और कल्पना के बीच की लकीर को पूरी तरह से मिटा देती है। आज के इस विश्लेषण में हम द मिडनाइट मैन्युस्क्रिप्ट एंड द फाइनल पेज नाम के एक बेहद दिलचस्प और मनोवैज्ञानिक जाल को डिकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा मेटाफिक्शनल ट्रैप है जिसे इतनी बारीकी से बुना गया है कि दिमाग चकरा जाए। तो आइए बिना किसी देरी के इस खौफनाक सफर को शुरू करते हैं। इस पूरे नैरेटिव की शुरुआत होती है एक बेहद छोटी लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली चेतावनी से, आखिरी पन्ना मत खोलो। ये एक ऐसा वाक्य है जो तुरंत एक अजीब सा सस्पेंस पैदा कर देता है। यही वो लाइन है जो पूरी कहानी को एक गहरे रहस्य में बांधे रखती है। ये चेतावनी बार बार वापस आती है और यही वो हुक है जो अंत तक ध्यान भटकने नहीं देता। कहानी का आधार समझने के लिए सबसे पहले इसके सन्नाटे और दो मुख्य किरदारों की बात करते हैं। इन दोनों किरदारों के बीच का जो कंट्रास्ट है ना, वो वाकई ब्रिलियंट है। एक तरफ है राघव, जो 15 सालों से रात के चौकीदार हैं। उनका एक सेट रूटीन है और उन्हें सन्नाटे की इतनी आदत हो चुकी है कि जरा सी आवाज भी उन्हें बुरी तरह विचलित कर देती है। और दूसरी तरफ है नई लाइब्रेरियन मीरा। मीरा सुन नहीं सकती, इसलिए उनका पूरा ध्यान चीजों को बारीकी से देखने पर निर्भर करता है। ये कैरेक्टर डिजाइन कहानी में एक अजीब सा तनाव पैदा करता है, क्योंकि दोनों के संवेदी अनुभव एकदम अलग हैं। अब देखते हैं कि इस शांत रूटीन को तोड़ने वाली वो रहस्यमयी घटना क्या थी। रात के ठीक 12:17 12:17 AM। ये वो सटीक समय है जब ये पूरी अजीबोगरीब घटना शुरू होती है। इस वक्त रिटर्न स्लॉट में अचानक एक पुरानी धूल भरी अजनबी किताब आ गिरती है। न कोई नाम, न कोई लाइब्रेरी की मोहर, बस एक अनजान किताब जिसका वहां होना किसी भी लॉजिक से परे था। और फिर धीरे धीरे ये खौफ कैसे बढ़ता है, इसका टाइमलाइन बहुत दिलचस्प है। पहली रात को ठीक 12:17 पर किताब आती है और उसमें लिखी चेतावनी देखते ही देखते पन्नों से गायब हो जाती है। दूसरी रात फिर वही होता है। राघव को पहले लगता है कि ये कोई भद्दा मजाक है, लेकिन चौथी रात तक आते आते उसका शक पूरी तरह से खौफ में बदल जाता है। इसी रहस्य को सुलझाने के लिए चौथी रात को दोनों मिलकर किताब को एक साथ खोलने का फैसला करते हैं। और यहीं पर कहानी का सबसे खौफनाक सच सामने आता है। जब मीरा आखिरी पन्ने पर पहुंचती है तो इस बार शब्द गायब नहीं होते। राघव घबराकर कहता है कि तुमने तो पन्ना खोल लिया, लेकिन तब मीरा अपनी नोटबुक में जो लिखती है वो इस पूरी कहानी का पावर डायनामिक ही पलट देता है। वो लिखती है, मैंने नहीं खोला, ये पहले से खुला था। ये वो पल है जहां कहानी का कंट्रोल पढ़ने वालों के हाथ से निकलकर पूरी तरह से खुद उस किताब के हाथ में चला जाता है। यहां से हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां असली सुपरनैचुरल जाल बिछा हुआ है। सोचिए, एक सुरक्षित लाइब्रेरी अचानक एक सुपरनैचुरल जेल में कैसे बदल जाती है। इसके जाल के 3 बहुत ही स्पष्ट लेकिन खतरनाक नियम हैं। पहला, खाली शेल्फ अपने आप अनगिनत किताबों से भरने लगते हैं। दूसरा, हर किताब में एक अलग कहानी है, लेकिन पैटर्न एक ही है। हर कहानी में सिर्फ 2 लोग हैं और अंत में वही एक चेतावनी है। और तीसरा, सबसे खौफनाक नियम, ये कहानी वास्तविकता को उसी समय यानी एकदम रियल टाइम में फिर से लिख रही है। इसे साहित्य की दुनिया में मेटाफिक्शन कहा जाता है। ये वो फिक्शन है जहां लेखक जानबूझकर कहानी के काल्पनिक होने का एहसास दिलाता है और वास्तविकता और कहानी के बीच की दीवार को पूरी तरह तोड़ देता है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। जो लोग किताबों की रखवाली कर रहे हैं वो खुद उसी किताब का हिस्सा बन रहे हैं। वो गार्ड से खुद एक कहानी में तब्दील हो रहे हैं। और फिर सामने आती है एक ऐसी सच्चाई जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। मीरा एक किताब खोलती है जिसका टाइटल है राघव और मीरा। जगह बिल्कुल वही लाइब्रेरी है और उस किताब में हूबहू वही सब लिखा है जो वो दोनों उस वक्त कर रहे हैं। यहाँ पाठक और नायक के बीच का फर्क पूरी तरह खत्म हो जाता है। वो अपनी ही जिंदगी को एक किताब के पन्नों पर लाइव पढ़ रहे हैं। इस पूरे भयानक एहसास का निचोड़ इस एक पंक्ति में है, हम कहानी के अंदर हैं। जब किताब के पन्नों पर स्याही अपने आप फैलने लगे और आगे की घटना खुद ब खुद लिखी जाने लगे, तो इसका मतलब है कि राघव और मीरा की अपनी मर्जी अब खत्म हो चुकी है। उनका अपना कोई फ्री विल नहीं बचा है। अब वो सिर्फ उन शब्दों की कठपुतली बनकर रह गए हैं जो उन पन्नों पर उभर रहे हैं। और यहीं से एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल उठता है, क्या होगा जब पढ़ने वाला खुद ही कहानी बन जाए? ये सवाल सिर्फ एक थ्रिलर का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये सीधे इंसानी मनोविज्ञान से जुड़ा है।
ये हमें उस आदिम प्रवृत्ति की याद दिलाता है जहां इंसान हमेशा उस चीज की तरफ खिंचा चला जाता है जिसके लिए उसे साफ तौर पर मना किया जाता है। वर्जित ज्ञान या फोरबिडन नॉलेज की ओर हमारा यही खिंचाव हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। अब बात करते हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से की, एक ऐसे चक्र की जो कभी टूटता नहीं। पन्ने पर लिखा आता है, आगे बढ़ने के लिए पन्ना पलटें। ये एक पूरी तरह से असंभव दुविधा है, एक फॉल्स चॉइस। अगर पन्ना पलटते हैं तो एक अज्ञात खौफ का सामना करना होगा जिसके बारे में कोई नहीं जानता, और अगर नहीं पलटते हैं तो हमेशा के लिए उस कहानी में अधूरे और कैद रह जाएंगे। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि आगे पलटने के लिए वहां कोई भौतिक पन्ना बचा ही नहीं है। दोनों ही रास्ते तबाही की ओर ले जाते हैं। और फिर अचानक सब कुछ घनघोर अंधेरे में डूब जाता है। इस अंधेरे में जो होता है वो एक भयानक सेंसरी शिफ्ट है। राघव को महसूस होता है कि उस सन्नाटे में कोई चीज उसके पास से गुजरी है। कोई इंसान नहीं, बल्कि एक पन्ना जो धीरे धीरे पलट रहा है। जो खौफ अब तक सिर्फ आंखों से देखा जा रहा था, वो अब शारीरिक रूप से महसूस होने लगा है। ये एक ऐसा टैक्टाइल नाइटमेयर है जो सीधे दिल में दहशत पैदा कर देता है। कहानी का अंत इस बेहद शांत लेकिन अंदर तक डरा देने वाली इमेज के साथ होता है। अगली सुबह लाइब्रेरी बिल्कुल सामान्य दिखती है, लेकिन कोने में एक नई किताब रखी है जिसका नाम है आखिरी पन्ना। और उस किताब के अंदर दो किरदार हमेशा के लिए ये तय करने में फंसे हुए हैं कि पन्ना पलटना है या नहीं। ये एक ऐसा खौफ है जो कहानी खत्म होने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। तो अंत में ये सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या इंसानी जिज्ञासा यानी हमारी अपनी क्यूरियोसिटी ही सबसे बड़ा जाल है? और क्या वो आखिरी पन्ना कभी सच में पलटने के लिए बना भी था? ये कहानी हमें अपने खुद के भ्रम और फ्री विल के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। हम हमेशा उसी चीज की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं जिससे दूर रहने की चेतावनी दी जाती है? इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि इस कहानी के इस अनोखे पहलू ने कुछ नया सोचने का मौका जरूर दिया होगा। अगली बार तक के लिए पढ़ते रहें, लेकिन चेतावनियों को हल्के में ना लें।